तो शुरू किया जाए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी चूंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी में तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट हुआ था, नई वाली एनसीईआरटी में कहानी ही बदल दिया है। नई वाली एनसीईआरटी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट किया है। तो हम लोग ब्रीदिंग से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो ये चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे आखिरी में। नोटिफिकेशन आ जाए पहले देख लें कि डाइजेशन आना है कि नहीं आना है। अगर डाइजेशन आना होगा तो डाइजेशन भी पढ़ लेंगे, और अगर नहीं आना होगा तो छोड़ देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो अभी केवल हम लोग ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन अभी दिमाग में रखेंगे कि हमको आगे पढ़ना है। अगर नोटिफिकेशन में मिलेगा तो पढ़ लिया जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे, बात ही खत्म। तो शुरू करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्थिति यह है कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन की इसका वो है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, और वो 2 क्वेश्चन भी फिक्स हैं, लगभग कहाँ से आते हैं। तो इसमें एक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक क्वेश्चन तो लगभग हर साल वहीं से आ जाता है, हाई छोटी सी हेडिंग, लेकिन एक वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर O2 CO2 ट्रांसपोर्ट से भी सवाल आ रहा है, O2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट, और उसमें जो भी हैं कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। तो O2 CO2 ट्रांसपोर्ट से या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से ही सवाल आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन एग्जामिनर भाई कहीं से भी पूछ सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि काहे पूछ लिए हो। तो इन जनरली 2 जगह से आएगा, या तो O2 CO2 ट्रांसपोर्ट से आता है, या तो फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आता है। ठीक, किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को आप शुरू करिए, एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में एक पैराग्राफ लिखा होता है, इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया रहता है। तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन दिया है, तो क्या इंट्रोडक्शन में दिया है, तो देखो क्या दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कहानी है नहीं। इंट्रोडक्शन में ये दिया है कि किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो सेल पाई जाती है, वो सेल को जिंदा रखने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी, तो किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल या किसी भी सिंपल सब्सटेंस को तोड़ेंगे। अब वो सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, लिपिड या फैट भी हो सकता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है। किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने को कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो हम लोग कैटाबोलिज्म करेंगे या कैटाबोलिक एक्टिविटी करेंगे। जब कभी कैटाबोलिज्म करेंगे या जब कभी उसको तोड़ेंगे तो तोड़ने का रिजल्ट होगा, निकलेगी क्या, एनर्जी, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम जीवन चलाएंगे। ये पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की शर्त है कि किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को जिंदा रखने के लिए या उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रखने के लिए उसकी शर्त है, उसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी आएगी कहाँ से, एनर्जी आएगी ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस से। कौन से, चाहे ग्लूकोज तोड़ लीजिए, चाहे अमीनो एसिड तोड़ लीजिए, और चाहे लिपिड तोड़ लीजिए। लेकिन जब तोड़ने की बात आएगी तो 2 शर्तें और लगा दी गई हैं। पहली शर्त यह है कि तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आयन एरोबिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की मदद से ही तोड़ेंगे। अब जब ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से आएगी। तो पहली शर्त तो यही लगा दी गई कि किसी भी पर्टिकुलर सेल को अगर आप चाहते हो कि वो लिविंग रहे तो उसको एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूअस सप्लाई किसकी दे दीजिए, O2 की। लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई, जब ये ब्रेकडाउन करते हैं तो एनर्जी बनाते हैं, लेकिन एनर्जी के साथ बन जाती है CO2। तो अगर CO2 बनेगी तो CO2 तो हार्मफुल होती है, CO2 नुकसान करेगी। तो दूसरी शर्त और लगा दी गई है कि अगर चाहते हो कि सेल हेल्दी फंक्शनिंग करे, अगर चाहते हो कि सेल हेल्दी फंक्शनिंग करे तो सेल से कंटिन्यूअस क्या रिमूव करो, CO2। तो यहाँ काम की बात यह है कि यदि किसी सेल को लिविंग स्टेट में रखना चाहते हो तो उस सेल को कंटिन्यूअस O2 दीजिए और उस सेल से कंटिन्यूअस CO2 रिमूव कीजिए। O2 देंगे तो कहाँ से देंगे, एटमॉस्फेयर से, और CO2 वापस डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, एटमॉस्फेयर में। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिससे एटमॉस्फेयर से O2 आ जाए और CO2 एटमॉस्फेयर में चला जाए, उसी प्रोसेस को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ना ब्रीदिंग कहो तो इसी को क्या कहते हैं,
रेस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन की एक जनरल बात बताई गई है कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें किसी पर्टिकुलर लिविंग सेल से O2 उसको दिया जाए, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और CO2 उससे निकाल के एटमॉस्फेयर में डाला जाए, एटमॉस्फेयर से O2 लें, एटमॉस्फेयर को CO2 दें सेल से या किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इसी को हम कहते क्या है, ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन। एनसीईआरटी ओपन करो, पहला पैराग्राफ पढ़ो, जिसके पास है उसके पास बैठो, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं इधर बैठो, हाँ इधर आओ, इधर आ जाओ तुम भी, हाँ इनके पास बैठो। पहली बात तो समझ लीजिए, अगर एनसीईआरटी लेकर के नहीं आएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या, दावत में नहीं आए कि हाँ बस चले चलो केवल वहाँ सब मिलेगा। एनसीईआरटी ले करके घर से आइए, रोज बता रहा हूँ। तो अगर आज नहीं लाए तो जिसके पास है उसके थोड़ा शेयर कर लीजिए, आगे पीछे बैठ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। पढ़ लिया, अच्छा बेटा आगे आ जाओ, मैं बैठा हूँ, हाँ वही बैठ जाओ, हाँ ठीक। आज अगर एनसीईआरटी नहीं लाए हो, ऐसा करो, चलो एक हमारे टेबल पे रखे, उठा लो, हमारे पास ले लो। चलो देखो, इधर आओ। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत बार लिखा मिलता है, यू हैव रीड अर्लियर, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा है कुछ नहीं, ये लिखा होता है केवल बस ऐसे ही, और आगे लिखा होता है पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे लिखा है आगे पढ़ाएंगे, न पीछे पढ़ते हैं ना आगे पढ़ाते हैं। लिखा है ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, पर्पज इनडायरेक्टली ब्रेक करेंगे किसको, सिंपल मॉलिक्यूल, कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कौन से, फैटी एसिड। पर्पज, पर्पज है टू डिराइव, फिर पर्पज टू परफॉर्म क्या, एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जो बनती है ड्यूरिंग कैटाबोलिक रिएक्शन। अब ये प्रमाणित है, क्या प्रमाणित है कि O2 हैज टू कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल, O2 सेल को दिया जाए और CO2 प्रोड्यूस बाय सेल इज रिलीज आउट, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसी नाते देखो टिक करो यहाँ से, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 कहाँ से, एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा, सेल। इसी को कहेंगे क्या, ब्रीदिंग, या बोलचाल में कहते क्या है, रेस्पायरेशन। अब कह रहा है कि अपने चेस्ट पर हाथ रखो, भैया रखो सब लोग, तो आप फील करोगे कि चेस्ट मूव कर रहा है, तो मूव करके कहीं चला थोड़े जाएगा, थोड़ा बहुत हिल रहा है। कह रहा है ये हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये सब थोड़े पूछेगा एग्जामिनर कि अपने चेस्ट पे हाथ रखो, देखो क्या महसूस हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे रेस्पायरेटरी ऑर्गन। कुछ लिखना नहीं, केवल सुनना है, ध्यान से, लिखने मन कर रहा है। पहला सवाल यह है कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है।
तो ऐसा कोई भी आर्गन जो रेस्पायरेशन करे वो रेस्पिरेटरी आर्गन। खोल देते हैं, ऐसा कोई भी आर्गन जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर से O2 आए और एटमॉस्फेयर में CO2 जाए वो रेस्पिरेटरी आर्गन। तो रेस्पिरेटरी आर्गन जो रेस्पिरेशन करे या ऐसा कोई आर्गन जो O2 और CO2 लाए और ले जाए उसको रेस्पिरेटरी आर्गन कहेंगे। सबसे कमाल की बात यह है कि दुनिया में इतने प्रकार के एनिमल हैं और सबके पास ये समस्या है कि उनको एटमॉस्फेयर से O2 लेना है और एटमॉस्फेयर में CO2 वापस डालना है, लेकिन सबके पास रेस्पिरेटरी आर्गन एक जैसा नहीं है। प्रोटोजोआ का मतलब अमीबा से शुरू करें, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंडरमेटा, कार्डेटा, इतने सारे हैं। इतने सारे एनिमल में से क्या सबके पास एक ही रेस्पिरेटरी आर्गन है? तो कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म या एनिमल का रेस्पिरेटरी आर्गन अलग अलग होता है। उसके पीछे कारण ये पूछा गया है, तो क्या कारण होगा? क्या कारण होगा? तो कारण देखो क्या होगा, दो ही कारण होंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे, वहां बताया है ना कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, से ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग लोगों का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग लोगों का हैबिटेट भी तो अलग अलग है। कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। तो हैबिटेट, जैसे मान लेते कोई पानी में रह रहा है, जैसे फिश पानी में रहती है तो गिल से सांस लेती है, और हम लोग जमीन पर रहते हैं तो लंग से सांस लेते हैं। और हम पानी में चले जाएं, फिश बाहर आ जाए तो फिश भी मर जाएगी, हम भी मर जाएंगे। अब देखो क्या है, गिल से सांस वही ले सकता है जो पानी में रहे, और लंग से सांस वही ले सकता है जो जमीन पर रहे। कहने का मतलब है कि कोई जमीन पे रहेगा कि कोई पानी पे रहेगा, इस पर भी तो डिसाइड होगा कि कौन सा आर्गन होगा। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी आर्गन कौन सा होगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी आर्गन कौन सा होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? तो किस पर डिपेंड करेगा? तो आंसर देंगे हैबिटेट। और किस पर डिपेंड करेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट पर डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी आर्गन क्या होगा? अलग अलग होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब सवाल है कि किस पर्टिकुलर एनिमल का रेस्पिरेटरी आर्गन कौन सा होगा, ये हमको देखना है। तो देख लेते हैं। एनसीईआरटी में से लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट। अब लोअर इन्वर्टिब्रेट में देखो तीन नाम दिए एनसीईआरटी में, स्पंज दिया है, सिलेंट्रेट दिया है, फ्लैटवर्म दिया है। इन तीनों की खास बात है कि ये पानी में पड़े रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो होता क्या है, हम स्पंज की ही बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये स्पंज है और ये वाटर में रहता है, तो बाहर इसके चारों तरफ वाटर होगा और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी। तो इसकी जो बॉडी सरफेस है, यहीं से O2 अंदर चली आएगी और यहीं से CO2 बाहर निकल जाएगी। तो जनरल बॉडी सरफेस या इंटायर बॉडी सरफेस O2 और CO2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होगा। तो चाहे हम ले लें स्पंज, चाहे ले लें सिलेंट्रेट और चाहे ले लें फ्लैटवर्म, इन तीनों की खास बात यह है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? तो आंसर क्या देंगे? सिंपल डिफ्यूजन होगा। और कहाँ होगा? तो आंसर क्या देंगे? एंटायर बॉडी सरफेस। कहाँ होगा? एंटायर बॉडी सरफेस पर होगा, जैसे कि हमने यहाँ आपको दिखा दिया। तो किसमें याद रखिए, इन्वर्टिब्रेट की बात किया है, हाइयर इन्वर्टिब्रेट की बात नहीं किया है। लोअर इन्वर्टिब्रेट का मतलब स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म में O2 और CO2 का एक्सचेंज किस तरीके से करोगे? तो आंसर देंगे सिंपल डिफ्यूजन। और कहाँ करोगे? तो आंसर देंगे इंटायर बॉडी सरफेस। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे, हाइयर इन्वर्टिब्रेट, एनसीईआरटी में ये लिखा नहीं लेकिन हमने लिखा है, हाइयर इन्वर्टिब्रेट के दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक दिया हुआ है अर्थवर्म और एक दिया हुआ है इंसेक्ट। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो देख लेते हैं, ये अर्थवर्म है, ऐसे होता है। अर्थवर्म के ऊपर ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसको कहते हैं क्यूटिकल।
क्या कहते हैं, क्यूटिकल। अर्थवर्म की बॉडी सरफेस के बाहर क्यूटिकल होती है। कभी अगर आप अर्थवर्म टच किए होंगे तो बहुत लुब्रिकेटिंग टाइप का लगता है, क्योंकि इसकी क्यूटिकल बहुत मॉइस्ट होती है। इसकी मॉइस्ट क्यूटिकल इसके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसी मॉइस्ट क्यूटिकल से ही O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 और CO2 का एक्सचेंज किससे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। एक बार हम लोगों के समय सवाल आया था कि अगर अर्थवर्म को पेंट कर दिया जाए, अगर अर्थवर्म को पेंट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो जैसे पेंट करोगे तो पेंट तो सूखती है ना, तो अर्थवर्म की जो मॉइस्ट क्यूटिकल है वो ड्राई हो जाएगी, और अगर ड्राई हो गई तो O2 CO2 का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, अर्थवर्म की डेथ हो जाएगी। तो उसमें आंसर था कि अर्थवर्म की डेथ हो जाएगी अगर हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। तो अर्थवर्म किसका यूज करेगा, तो आंसर क्या देंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे किसमें, इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट में जैसे काकरोच की बात करते हैं, काकरोच किसका यूज करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। इसने क्या किया है, अपने पूरे शरीर में ट्यूब का नेटवर्क फैला दिया। देखते हैं, मान लेते हैं कि ये काकरोच है, ये काकरोच है, तो होता क्या है, इसके पूरे शरीर में ऐसे पतले पतले ट्यूब फैले रहते हैं। ऐसे ये जो पतले पतले ट्यूब फैले रहते हैं इनको नेटवर्क ऑफ ट्यूब कहते हैं, या इनको ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, या इसी को कहते क्या है, ट्रैकियल सिस्टम। तो लोअर इनवर्टिब्रेट किसका यूज करेगा, तो आंसर देंगे बॉडी सरफेस या इंटायर बॉडी सरफेस किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन करेगा, O2 CO2 का एक्सचेंज करेगा। लेकिन अगर हम अर्थवर्म में जाएंगे तो मॉइस्ट क्यूटिकल, इधर देखो, इधर उसको ना पढ़ो, एनसीईआरटी पहले बंद करो, अभी पढ़ने का समय देंगे आपको, सुनिए, बात पढ़ लीजिएगा। अर्थवर्म किसका यूज करेगा, मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करेगा, और इंसेक्ट किसका यूज करेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। लेकिन अभी देखिए आर्थ्रोपोडा में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा ग्रुप है कि सिर्फ एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन से काम नहीं चलेगा। आर्थ्रोपोडा में कई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं आगे। ये देखिए आर्थ्रोपोडा में ही लिखा है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, और आर्थ्रोपोडा में ही लिखा हुआ है एक्वेटिक मोलस्क। तो सॉरी, आर्थ्रोपोडा में नहीं, आर्थ्रोपोडा में लिखा हुआ है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, और आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, और मोलस्का में कौन सा, एक्वेटिक मोलस्का। मोलस्का में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल मोलस्क कहते हैं। तो ये अपवाद होते हैं, सामान्यतः कहाँ रहते हैं, पानी में। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक मोलस्क ने तरीका बदल दिया है, जबकि सामान्य आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट वाले ग्रुप हैं उन्होंने क्या किया, ट्रैकियल ट्यूब। इन लोगों ने देखो क्या किया, इन लोगों ने यूज किया किसका, गिल का। ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम गिल का नाम लेंगे वैसे दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, गिल क्या है, तो कहोगे ये एक स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। अब ये कौन सी चीज होती है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसके सराउंडिंग में रिच कैपिलरी नेटवर्क पाया जाए उसको वैस्कुलराइज्ड कहते हैं। जैसे कि गिल्स क्या है, एक स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। और अगर कोई गिल का यूज करके सांस लेता है तो उसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और एक्वेटिक मोलस्क किसका यूज करते हैं, आंसर देंगे किसका, गिल का। रेस्पायरेशन का नाम ब्रैंकियल होगा, और गिल है क्या, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर फॉर O2 CO2 एक्सचेंज। लेकिन कहानी में देखो और क्या होता है, ये तो एक्वेटिक लोग हैं ना, जैसे ही हम टेरेस्ट्रियल में आते हैं, जैसे ही हम टेरेस्ट्रियल में आते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में जरा देखो कौन कौन, टेरेस्ट्रियल में एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल है। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं ये संयोग से सब के सब क्या हैं, वर्टिब्रेट हैं, और ये यूज करते हैं किसका, तो आंसर देंगे लंग्स का। फिर जैसे लंग्स का नाम लोगे फिर दो क्वेश्चन पूछेगा, लंग्स क्या है, ये भी वैस्कुलराइज्ड है, बस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। लंग्स ऐसा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं, तो एक बैग ये हो गया, एक बैग ये हो गया, बैग स्ट्रक्चर है। और लंग्स का यूज करता है, इसको कहते क्या है, कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
अब सबसे कमाल की बात है, कौन सा वर्टिब्रेट है जो लंग्स का यूज नहीं करता है? तो देखो, वर्टिब्रेट में एम्फीबिया करता है, रेप्टाइल करता है, बर्ड करता है, मैमल करता है, कौन नहीं करता? फिश। तो कौन लंग का यूज नहीं करता है? फिश। तो फिर करता क्या है? गिल। तो उस वर्टिब्रेट का नाम बताओ जो लंग्स की जगह गिल यूज करता हो। तो आंसर देंगे फिश। वर्टिब्रेट दैट यूजेस गिल, आंसर क्या देंगे? फिश। और अगर फिश यूज करेगा तो कौन सा रेस्पायरेशन? तो जरा आराम से बताएं, फिश में कैसा रेस्पायरेशन? ब्रैंकियल। एम्फीबिया में पल्मोनरी, रेप्टाइल में, बर्ड में और मैमल में। तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल करके अगर आपसे पूछेगा तो फिश में ब्रैंकियल और बाकी सब में कौन सा? पल्मोनरी रेस्पायरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अभी तक सिर्फ इतना बताया। लोअर इनवर्टिब्रेट में O2 CO2 का एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूजन, एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन आएंगे? स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म। हाइयर इनवर्टिब्रेट में जाओ तो हाइयर इनवर्टिब्रेट में जैसे अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल, जैसे जैसे इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियल सिस्टम। और आगे बढ़ोगे तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में गिल्स, एक्वेटिक मोलस्का में गिल्स, फिश में भी गिल्स, एम्फीबिया में लंग्स, रेप्टाइल में लंग्स, बर्ड में लंग्स, मैमल में भी लंग्स हो गया। जब कोई गिल का यूज करता है तो कौन सा? ब्रैंकियल। और अगर कोई लंग का यूज करता है तो पल्मोनरी। अब आगे देखते हैं, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग, एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग ये गिल का यूज करता है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। उसको कहते क्या हो? पल्मोनरी रेस्पायरेशन। लेकिन इसके पास और विशेष व्यवस्था है। देखो, ये अपनी मॉइस्ट स्किन को भी यूज करता है। इधर देखिए जरा, ये मान लेते हैं वाटर बॉडी सरफेस है और ये मान लेते हैं कि फ्रॉग है। ठीक है, अगर ये फ्रॉग है तो फ्रॉग करता क्या है? अपने अपने शरीर का जितना हिस्सा होता है ज़्यादातर पानी में छिपाए हुए केवल मुंह बाहर रखता है और नाक केवल बाहर रखता है। तो क्या करेगा? यहाँ से अगर एयर आएगी तो ये तो लंग्स में जाएगी, कैविटी में रहेगी, लेकिन जो पानी चारों तरफ भरा हुआ है, यहाँ जो पानी चारों तरफ भरा है उससे क्या हो जाएगा? सीधे O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। तो फ्रॉग में जो मॉइस्ट स्किन है वो भी रेस्पायरेशन करती है, बस शर्त न भूलिएगा, कौन सी? मॉइस्ट। और अगर स्किन का कोई यूज करेगा तो क्या कहोगे? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो कौन सा रेस्पायरेशन? क्यूटेनियस। अभी आपके पास जो एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में फ्रॉग है, तो जरा खोलो तो हम बताएं। फ्रॉग में एक रेस्पायरेशन और दिया है, एट्टी 82 नंबर पेज पर ये पैराग्राफ दिया, ये वाला। इस जरा इस पैराग्राफ को पढ़ो। अच्छा, हम ही खोल देते हैं। क्या खुल रहा है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में सीधे क्या दिया है? फ्रॉग दिया है। और फ्रॉग में जरा रेस्पायरेशन पढ़ो, ये देखो लिखा हुआ है।
लिखा है ऑन लैंड द बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग एट। तो तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनर यहां दिया नहीं पूछेगा? तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन किस किस तरीके से होता है? तो बक्कल कैविटी का भी होता है और स्किन का भी होता है और लंग्स का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये देखो लिखा है बक्कल कैविटी, ये देखो लिखा है स्किन, ये भी दिखा है लंग, और वो भी कहाँ? तो पानी में चला जाए तो पानी के अंदर घुस जाए। अगर पानी के अंदर चला गया तो सिर्फ एक तरीके से सांस लेगा, स्किन। तो पानी के नीचे अगर चला गया तो सिर्फ स्किन से लेगा, और अगर मिट्टी के नीचे चला गया, देखो लिखा है ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू। बहुत बढ़िया है। तो फ्रॉग का रेस्पिरेशन तो बहुत ही स्पेशल है। फ्रॉग किस किस से रेस्पिरेशन करता है? तो फ्रॉग बक्कल कैविटी से भी करता है, लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है। डिपेंड करेगा कौन सा हथियार यूज करेंगे। तो कौन सा हथियार यूज करोगे डिपेंड करेगा रह कहाँ रहे हैं। तो अगर बढ़िया मुंह निकाले बाहर हैं, अगर जमीन पे बैठे हैं तो क्या दिक्कत है, सबसे सांस लो। लेकिन अगर पानी के अंदर घुस गए हैं तो सिर्फ स्किन से, और मिट्टी के अंदर चले गए तो भी क्या करेंगे, स्किन। तो वापस चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉग में रेस्पिरेशन किसके किसके द्वारा? मॉइस्ट स्किन, और किसके द्वारा? गिल, और किसके द्वारा? बक्कल कैविटी। अरे सॉरी, गिल लिखा है, सही करो, इसको सही करो, ये सही कर लेते हैं। ये लो, ये लंग लिख गया, कलर बदल ले, थोड़ा और हटा लेते हैं, ज्यादा हट गया। लंग्स, ठीक है। तो अगर लंग्स का यूज करेगा तो क्या कहोगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और बक्कल कैविटी का करेगा तो क्या कहोगे? बक्कल। तो बस हमको आप ये बता दीजिए कि फ्रॉग किसका यूज कब करेगा? आराम से, हमको आराम से बताइए। ऑन लैंड, लैंड पर। तो लैंड पर करेगा स्किन, लंग्स और बक्कल कैविटी। और इनसाइड वाटर तो क्या करेगा? और इनसाइड सॉइल तो क्या करेगा? तो भी क्या करेगा? स्किन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग का रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? फ्रॉग में स्किन का यूज करेंगे तो क्यूटेनियस, लंग्स का यूज करेंगे तो पल्मोनरी, और बक्कल कैविटी का तो बक्कल रेस्पिरेशन। इससे बढ़िया किसी के पास व्यवस्था ही नहीं है। तीन तीन प्रकार के रेस्पिरेशन करेंगे। स्किन करेंगे तो क्यूटेनियस, लंग्स करेंगे तो पल्मोनरी, बक्कल कैविटी करेंगे तो बक्कल रेस्पिरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ो जरा।
पढ़ लिया? हो गया पूरा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूरा पढ़ डाले? खोलें एनसीईआरटी? देखो कैसे लिखा है। पहली बात लिखी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब अलग अलग होती है इन डिफरेंट एनिमल। किस पर डिपेंड है और किस पर? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिक करो यहां से। क्या? लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, ये तीन है। एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 बाई ओवर इंटायर बॉडी सरफेस, जबकि अर्थवर्म यूज मॉइस्ट क्यूटिकल और इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ए स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, नाम क्या है? गिल ब्रैकेट, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यूज बाई मोस्ट ऑफ क्या? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और क्या? एक्वेटिक मोलस्क। वो एक्वेटिक इकट्ठे लिखा है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड एक्वेटिक मोलस्क। जबकि वेस्कुलराइज और क्या? बैग लाइक, नाम क्या है? लंग्स। कहोगे क्या? पल्मोनरी रेस्पिरेशन यूज बाई, जैसे देखो लिखा है एमंग द वर्टिब्रेट, केवल फिश हैं जो क्या यूज करेंगे, जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे? लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग रेस्पायर थ्रो मॉइस्ट स्किन। कहोगे क्या? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। ठीक है, तो जरा सबके बता दो रेस्पिरेशन कौन कौन से? ब्रांकियल किसमें किसमें? ब्रांकियल किसमें किसमें? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक मोलस्क और फिश। और पल्मोनरी किसमें किसमें? किसमें किसमें? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। और एम्फीबिया में कौन कौन से हैं या फ्रॉग में कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक है मॉइस्ट स्किन, क्या कहोगे? क्यूटेनियस। एक है लंग और एक है बक्कल कैविटी, क्या कहोगे? बक्कल। तो ये स्पेशल नहीं हो गया कि तीनों तरीके से सांस कौन लेता है? तो आंसर क्या देंगे? फ्रॉग। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है, तो देखो क्या क्या है। तो हम लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के पीछे नेजल पैसेज और नेजल चैम्बर। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, ये नेजल पैसेज चैम्बर हो गया। और पीछे कहाँ खुलता है? फेरिंग्स। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके पीछे नेजल पैसेज और पीछे नेजल चैम्बर और पीछे फेरिंग। फेरिंग्स पर देखो क्या खुलता है। तो फेरिंग्स पे दो चीजें खुलती हैं। यहां है लंग्स, लंग्स भी फेरिंग्स पर किसी न किसी तरीके से खुल रहे हैं, तो अपना रास्ता बनाए हुए हैं। और ये है स्टमक। ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो फेरिंग्स पर
रेस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों की ओपनिंग है। रेस्पायरेटरी सिस्टम की जो ओपनिंग उसका नाम ग्लॉटिस है और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग उसका नाम गलेट है। ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग वास्तव में है? लैरिंग्स की। और गलेट किसकी ओपनिंग है? ईसोफेगस। ये जो लैरिंग्स है पीछे जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया अंततः कहाँ पहुँच जाएगी? ट्रैकिया के आगे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल बन के अंततः कहाँ पहुँचेंगे? लंग्स में पहुँचेंगे। तो हमारे फेरिंग्स पर दो चीज़ों के रास्ते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी नाते इधर देखिए क्या होगा, इधर से क्या आएगा? फूड आएगा। और इधर से क्या आएगी? इधर से क्या आएगी? एयर आएगी। तो ये चली एयर, ये चला फूड। तो फूड और एयर का कॉमन पैसेज, देखिए एयर अलग अलग चल रही है, ये इधर से एयर आएगी, इधर से क्या पहुंचेगा? फूड पहुंचेगा। तो फूड और एयर इकट्ठा कहाँ पहुंचते हैं? आंसर क्या देंगे? फेरिंग्स। ये कॉमन पैसेज है किसका? फूड और एयर। अब देखिए फेरिंग्स ही खुलती है किसमें? गलेट से होते हुए कहाँ जाना है? स्टमक में। और फेरिंग्स में ग्लॉटिस से होते हुए कहाँ जाना है? लंग्स में जाना है। तो फेरिंग्स पर तो दो चीजें ना, एक गलेट खुल गया, एक ग्लॉटिस खुल गया। एनसीईआरटी में गलेट की कोई चर्चा नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ ग्लॉटिस की बात की गई। एनसीईआरटी में देखो कैसे लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, फेरिंग्स ओपन इन ट्रैकिया, फेरिंग्स ओपन इन ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स। किसके थ्रू? लैरिंग्स। तो कोई बात नहीं, ऐसे घुमा के कह दिए बात तो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि फेरिंग्स है फिर लैरिंग्स है फिर ट्रैकिया है, ऐसे कह रहे हैं। फेरिंग्स ओपन इन ट्रैकिया थ्रू क्या? लैरिंग्स। तो अगर अभी तक का हम पैसेज देखें तो अभी तक के पैसेज को जरा बताओ क्या क्या है। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। और फिर ट्रैकिया मिलेगा तो आगे पूरा नेटवर्क मिल जाएगा। अभी आगे का लिखे दे रहे हैं इसी समय। ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकाई मिल जाएंगे और ब्रोंकाई के बाद मिल जाएंगे ब्रांकियोल और आखिरी में मिल जाएंगे क्या? तो अगर हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फ्लो देखें तो फ्लो में क्या है? सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, फिर नेजल पैसेज है, फिर नेजल चैम्बर है, फिर फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है और ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रांकियोल है और अंततः क्या मिलेंगे? एल्वियोलाई मिलेंगे। अब हमको एक एक करके पढ़ना है, हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में कुछ पढ़ना नहीं है, नेजल पैसेज में कुछ पढ़ना नहीं है, नेजल चैम्बर में कुछ पढ़ना नहीं है, फेरिंग्स में केवल एक लाइन याद रखनी, क्या? फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है? आंसर क्या देंगे? फेरिंग्स। और फेरिंग्स कहाँ खुलती है? ट्रैकिया में। किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। अब हमको पढ़ना है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के बारे में कितने क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, पीछे जो हमने डायग्राम बना रखा है उसको देखें जरा। तो ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है, इस टाइप का डायग्राम बना रखा, ऐसे और ऐसे बना रखा है। इसमें इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? ट्रैकिया। जरा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इतने की बात करेंगे, इतने की, सिर्फ इतने की बात करेंगे। अगर हम इतने की सिर्फ बात करें तो लैरिंग्स क्या है? तो कहोगे कार्टिलेजिनस बॉक्स। एनसीईआरटी में ही लिखा है। लैरिंग्स का जो पहला सवाल है कि लैरिंग्स क्या है, तो आप कहेंगे कार्टिलेजिनस बॉक्स है। इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है साउंड। साउंड प्रोड्यूस करने के नाते ही इसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स।
अब सवाल है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो साउंड प्रोड्यूस करता है बाई टू पेयर वोकल कार्ड। कितने? 2 पेयर वोकल कार्ड पाए जाते हैं। इन 2 पेयर वोकल कार्ड में जो एक पेयर है और जो दूसरा पेयर है वो भी एक ही पेयर होगा, तभी तो 2 पेयर हुए। जो एक पेयर है इसको कहते हैं एंटीरियर वोकल कार्ड और इसको कहते हैं पोस्टीरियर वोकल कार्ड। जो एंटीरियर वोकल कार्ड हैं इनको कहते हैं फॉल्स वोकल कार्ड और जो पीछे वाले हैं इन्हीं को कहते हैं ट्रू वोकल कार्ड। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है एंटीरियर पोस्टीरियर वोकल कार्ड, लेकिन कोई बात नहीं, 2 शब्द एक्स्ट्रा भी याद कर लेंगे कि 2 पेयर वोकल कार्ड होते हैं, एक को बोलते हैं एंटीरियर और एक को बोलते हैं पोस्टीरियर वोकल कार्ड। कोई बात नहीं। दूसरी खास बात देखो, दूसरी खास बात यह है कि जो लैरिंग्स की ओपनिंग है कहाँ, फेरिंग्स पर, इसके ऊपर ये फेरिंग्स है ना, तो लैरिंग्स की जो फेरिंग्स पर ओपनिंग है इसको कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। अब एक समस्या आने वाली, जरा देखो, ये है बक्कल कैविटी, ये है नेजल पैसेज। समस्या देखो क्या आने वाली है, ये है लैरिंग्स और ट्रैकिया वाला पैसेज। अब देखिए क्या दिक्कत आने वाली है, इधर से लेते हैं फूड और फूड को कहाँ जाना चाहिए, तो फूड को तो इस रास्ते में जाना चाहिए जो ईसोफेगस वाला रास्ता है। ये मान लेते हैं ईसोफेगस है और ये मान लेते हैं ट्रैकिया है, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत हो सकती है, जब फूड बक्कल कैविटी में तो कोई दिक्कत नहीं, फूड फेरिंग्स में पहुंच गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेरिंग्स में पहुंचने के बाद फूड हो सकता है कि इस रास्ते में चला जाए, और अगर फूड इस रास्ते में जाएगा तो रेस्पिरेटरी पैसेज में जाएगा ना, ये तो समस्या पैदा कर सकता है। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि जब फेरिंग्स पर फूड होता है और उसके बाद जब इसको आगे पुश करते हैं तो इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं स्वालोइंग, नहीं कहते स्वालोइंग। तो जब फूड को स्वालो करते हैं तो एक रिस्क है, क्या रिस्क है कि हो सकता है कि फूड किस में चला जाए, ट्रैकिया वाले सिस्टम में चला जाए, लेकिन जाएगा कभी नहीं। ड्यूरिंग स्वालोइंग ऑफ फूड, ध्यान से सुनिएगा, स्वालोइंग ऑफ फूड के दौरान क्या करते हैं, ये जो ओपनिंग है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं और इस ढक्कन का नाम क्या है, इपीग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस के ऊपर हो उसका नाम क्या रखोगे, इपीग्लॉटिस रखोगे। तो ड्यूरिंग स्वालोइंग ऑफ फूड किसको बंद करोगे, ध्यान से सुनना, गलेट को बंद करोगे कि ग्लॉटिस को, किसको, ग्लॉटिस को बंद करोगे। और कौन बंद करेगा, इपीग्लॉटिस बंद करेगा। अब इपीग्लॉटिस के बारे में सुन लेते हैं। एनसीईआरटी में एक ही लाइन लिखी है, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। इपीग्लॉटिस क्या है, कहोगे थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है, किसको बंद करता है, ग्लॉटिस को बंद करता है। कब बंद करता है, ड्यूरिंग स्वालोइंग ऑफ फूड। और क्यों बंद करता है, इस पर्पस से बंद करता है कि जो फूड है, ये फूड है, कहाँ ना जाने पावे,
ट्रेकिया में या लैरिंग्स में या ग्लॉटिस में ना जाने पाए। तो फिर से सुनते हैं, हम लोगों का जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, उसको कहते हैं साउंड बॉक्स। क्यों? ये साउंड प्रोड्यूस करता है किसकी मदद से? दो पेयर वोकल कार्ड की मदद से। साउंड प्रोड्यूस करने के साथ यहाँ एक और ख़ास बात है, इसकी जो ओपनिंग है उसका नाम ग्लॉटिस है, और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है जिसका नाम एपीग्लॉटिस है, और उसकी जिम्मेदारी है कि बंद कर दे किसको? ग्लॉटिस को। किस दौरान? स्वालोइंग ऑफ फूड। और पर्पज क्या है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स में या ट्रैक, भाई पहले तो लैरिंग्स में जाएगा ना भाई, ये ट्रैकिया यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये तो लैरिंग्स है, तो पहले तो लैरिंग्स में जाएगा फिर ट्रैकिया में जाएगा ना। तो काम की बात देखो निकल के आई है। इपीग्लॉटिस क्या है? तो कहोगे थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। क्या करता है? ये कवर कर लेता है किसको? ग्लॉटिस को। क्यों और किस दौरान? कवर ग्लॉटिस ड्यूरिंग क्या? swallowing ऑफ फूड। पर्पज? इवेंट को एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स या क्या कहोगे? ट्रैकिया। तो इपीग्लॉटिस इंपॉर्टेंट है, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये कवर कर लेता है किसको? ग्लॉटिस को। और क्यों कवर कर लेता है? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। आगे बढ़ते हैं। यहां आओ, ये क्या था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये क्या था? नेजल पैसेज। फिर क्या? नेजल चैम्बर। फिर क्या? फेरिंग्स। फिर क्या? लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बारे में कितने क्वेश्चन? लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स प्रोड्यूस साउंड, इसी नाते कहते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स की ओपनिंग का नाम क्या कहते हैं? लैरिंग्स की ओपनिंग का नाम ग्लॉटिस। इसको कवर कौन करता है? एपीग्लॉटिस। कब कवर करता है? स्वॉलोइंग ऑफ फूड। और क्यों कवर करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू। बात खत्म, ठीक है। इसके बाद हेडिंग क्या मिलेगी? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया देखते हैं। ट्रैकिया देखिए क्या है। पहला सवाल तो ये है कि ये मान लेते हैं कि है ग्लॉटिस। अगर ये ग्लॉटिस है तो ये क्या है? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के बाद से शुरू होगी क्या? ट्रैकिया स्टार्ट होगी। ठीक, पहला सवाल ये है कि ट्रैकिया क्या है? तो ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है। इधर देखिए, ये है लैरिंग्स और यहीं से शुरू होती है। तो ये सीधी ट्यूब है। कहाँ शुरू हुई है? लैरिंग से। और कहाँ तक गई है? मिड थोरेक्स तक आई है। और मिड थोरेक्स पर पहुंच के राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर गई है। तो ये क्या है बेटा? और ये क्या है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बारे में क्या लिखोगे? तो ट्रैकिया एक प्रकार की स्ट्रेट ट्यूब है। और कहां से कहां एक्सटेंड है? एक्सटेंड फ्रॉम कहां से कहां? लैरिंग्स टू कहां? मिड थोरेक्स। और फिर डिवाइड करती है किसमें? तो देखो किसमें डिवाइड करती है। ये डिवाइड कर जाएगी राइट और लेफ्ट। ये राइट हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगी। राइट और लेफ्ट किसमें डिवाइड करेगी? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू किसमें? राइट और किसमें?
लेफ्ट, क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। एनसीईआरटी में लिखा है। जरा देखिए, आगे आगे चल रही है ट्रैकिया और पीछे पीछे चल रही है रीढ़ की हड्डी ना, तो पीछे पीछे वर्टिब्रल कॉलम भी तो है। तो कह रहा किसके लेवल पे डिवाइड करता है? तो एनसीईआरटी में लिखा है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। कौन सी? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। तो डिवाइड करता है एट लेवल ऑफ कौन सी? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। एक क्वेश्चन तो यही है। ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो कहाँ से शुरू होती है? जो शुरू होती है कहाँ से? लैरिंग्स से, और कहाँ तक जाती है? मिड थोरेक्स। फिर किसमें डिवाइड करती है? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकाई। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकाई में किस लेवल पर डिवाइड होती है? तो आंसर क्या देंगे? क्या? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। चलो डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड हो गई, ये हो गई राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये वाली कौन सी? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रोंकाई है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, यही लंग्स के अंदर जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ट्रेकिया का एक भी हिस्सा लंग्स के अंदर नहीं जाता है। लंग्स के अंदर कौन जाएगा? तो लंग्स के अंदर जाएगा क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। तो देखो, ये वाली प्राइमरी ब्रोंकाई इस लंग्स के अंदर चली गई और ये वाली प्राइमरी ब्रोंकाई इस लंग के अंदर चली गई। लेकिन जब ये लंग्स के अंदर जाएगी, जब ये लंग्स के अंदर जाएगी तो ये रिपीटेड डिवीजन करेगी। ये क्या है? लंग्स है। तो लंग्स के अंदर जाकर के ये रिपीटेड डिवीजन करेगी। करते हैं, देखते हैं कैसे डिवीजन करेगी। तो डिवीजन ऐसे करेगी, प्राइमरी डिवाइड करके बना लेगी क्या? सेकेंडरी। और सेकेंडरी डिवाइड करके बना लेगी क्या? टर्सरी। और टर्सरी डिवाइड करके, ऐसे डिवीजन चलता रहेगा। तो देखो कौन कौन सा डिवीजन हुआ। डिवीजन ये हुआ कि प्राइमरी वाली क्या बना ली? सेकेंडरी ब्रांकाई। और सेकेंडरी वाली क्या बना ली? टर्सरी ब्रांकाई। और टर्सरी वाली जो है वो जब डिवाइड करती है तो देखो क्या बना। ये जो ब्रांच बनी है इसको कहते हैं ब्रांकियोल। अब ब्रांकियोल फिर डिवाइड करके और ब्रांकियोल बनाएगा। तो ये भी ब्रांकियोल है। तो दोनों ब्रांकियोल में अंतर जरा बताओ। अगर ये भी ब्रांकियोल है और ये भी ब्रांकियोल है तो अंतर, अंतर जानते हो क्या है? ये पहला ब्रांकियोल है, ये बाद का ब्रांकियोल है। इसी नाते इसके बगल में लिखेंगे इनिशियल और इसके बगल में लिखेंगे टर्मिनल। अंतर समझ में आया? तो देखिए कैसे कैसे डिवीजन हो रहा है। पहले बना ट्रैकिया, ट्रैकिया से क्या बनी? प्राइमरी सेकेंडरी। फिर दोनों प्राइमरी कहाँ चले गए? लंग्स के अंदर। फिर लंग्स के अंदर सेकेंडरी बनाए, फिर टर्सरी बनाए, फिर इनिशियल ब्रांकियोल बनाए, फिर टर्मिनल ब्रांकियोल। ये जो टर्मिनल ब्रांकियोल बना है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्मिनल ब्रांकियोल बना है इसके देखो क्या होने वाला है इसके बाद। तो इसके बाद ये होने वाला है कि किसी भी एक टर्मिनल ब्रांकियोल से ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा है और इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। तो जरा हमको पूरा ब्रांचिंग नेटवर्क बता डालो, पूरा आराम से बताओ। सबसे पहले क्या था? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया के बाद था
प्राइमरी ब्रांकाई, फिर था सेकेंडरी ब्रांकाई, फिर क्या था टर्सरी ब्रांकाई, फिर क्या था फिर क्या था फिर क्या था। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ट्रैकिया ब्रांकस ट्रैकिया ब्रांकाई ब्रांकियोल। देखिए सही तो ये भी है, पहले ट्रैकिया है, फिर ब्रांकाई है, फिर ब्रांकियोल है और फिर एल्वुलाई है। पूरा खोल के अगर बताएं तो ट्रैकिया है, फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, फिर इनिशियल है, फिर टर्मिनल है, फिर क्या है एल्वुलाई और उसकी डक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब काम की बात इसके बाद है, देखिएगा काम की बात इसके बाद ये है कि ट्रैकिया से शुरू करो। कहाँ से? ट्रैकिया से, और इनिशियल ब्रांकियोल तक, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रांकियोल तक, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रांकियोल तक जितना भी हमने बनाया है, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रांकियोल तक जितना भी हमने बनाया है, उन सब पर पाई जाती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। एनसीईआरटी में लिखा है, नीट में पूछा भी गया है, किसकी किसकी दीवार में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है? किसकी किसकी दीवार में? हाँ भाई, किसकी किसकी दीवार में? कहां से कहां तक? ट्रैकिया से लेकर के, याद रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा है, गड़बड़ नहीं करेंगे। कहां से कहां तक? ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रांकियोल तक, ना कि टर्मिनल। टर्मिनल तक नहीं है, कहां से कहां तक है? ट्रैकिया से इनिशियल। तो कहेंगे वाल कहां से कहां? ट्रैकिया से इनिशियल ब्रांकियोल, ये याद रखना है हमको। ट्रैकिया से इनिशियल ब्रांकियोल सपोर्टेड बाई, किसके द्वारा? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। और पर्पज क्या है? टू प्रिवेंट कोलैप्स। ट्रैकिया कोलैप्स ना करे या पैसेज कोलैप्स ना करे, इस नाते इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं किसमें किसमें? ट्रैकिया से इनिशियल ब्रांकियोल के अंदर, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रांकियोल। एक और क्वेश्चन बताइए, लंग्स के अंदर क्या क्या है? लंग्स के अंदर है ट्रैकिया है कि नहीं है? ध्यान से सुने, ट्रैकिया को छोड़ के जितना है, जितना मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इनिशियल, टर्मिनल और एल्वियोलाई, मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। नहीं समझ में आई? ब्रोंकाई, ब्रांकियोल और एल्वियोलाई, ये सब किसके अंदर हैं? तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अवर लंग्स कंप्राइजेज, हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या है? तो कहोगे ब्रांचिंग नेटवर्क। कहां से कहां तक? ब्रांचिंग नेटवर्क में कौन कौन?
एक होगा ब्रांकाई, एक और एक कौन सा? ब्रांकाई, ब्रांकियोल और एल्वियोलाई सहित जितना कुछ है ये सब किस में है? ये हमारे लंग्स के अंदर है। कोई दिक्कत तो नहीं? आखिरी क्वेश्चन, एल्वियोलाई अगर आपसे पूछे एल्वियोलाई क्या है तो क्या बताओगे? तो देखो एल्वियोलाई क्या है, ये है एल्वियोलाई। तो कहोगे थिन, बहुत पतली, थिन होती है, इर्रेगुलर वाल्ड होती है। थिन इर्रेगुलर वाल्ड, वैस्कुलराइज्ड, और अभी पीछे पढ़ के आए हैं बैग लाइक। स्ट्रक्चर किस पर्पस से है? तो पर्पस देखो, ये है कैपिलरी, और ये देखिए यहां से यहां O2 आएगी और यहां से यहां CO2 जाएगी। तो एल्वियोलाई ही वो जगह है, ये प्लेस है ऑफ O2 CO2, क्या कहोगे? एल्वियोलाई कहां से निकली हैं? अभी पीछे बता के आए हैं, कहां से निकली हैं? तो एराइज फ्रॉम एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है ईच टर्मिनल ब्रांकियोल, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है ईच टर्मिनल ब्रांकियोल गिव राइज, ईच टर्मिनल ब्रांकियोल गिव राइज मेनी थिन वॉल इर्रेगुलर वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। नाम क्या है? एल्वियोलाई। और काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो अगर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखें, अगर हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से शुरू करके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू करके अंततः तो हमको ये मिलेंगे ना? नहीं मिलेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रांकियोल तक, फिर बाद में क्या मिलेगा? एल्वियोलाई। ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, कहा? टर्मिनल। और ये क्या है? एल्वियोलाई और उसकी डक्ट। ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रांकियोल तक जितना कुछ है इसको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। जबकि एल्वियोलाई और ये जितना होता है इसको कहते हैं या इसी को कहते हैं, क्यों? यही वो जगह है जहां एक्चुअल क्या होता है? O2 CO2 का एक्सचेंज। तो एक्चुअल O2 CO2 का एक्सचेंज कहां होगा?
एल्वियोलाई और उसको डक्ट कर। तो सवाल है फिर ये पार्ट क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो पता होगा। और ये क्या है? तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता होगा? तो देखो क्या करता होगा। अब आप इमेजिन करिए, अगर ये कंडक्टिंग पार्ट ना होता तो एल्वियोलाई यहीं लगी होती, और जैसे ही धूल आती सारी एल्वियोलाई भर जाती। तो एल्वियोलाई को इतना गहराई में क्यों रखा गया है? पहले लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रांकियोल, फिर एल्वियोलाई ना, इतने गहराई में छुपा के क्यों रखे हो? जबकि एक्सचेंज तो वही होना है, क्यों रखे हो? तो पर्पज है कि जो धूल वगैरह है वो सीधे एल्वियोलाई में ना पहुंचे। तो अगर धूल वहां नहीं पहुंचे तो एल्वियोलाई को गहराई में रखा। अब जब एल्वियोलाई को गहराई में रख दिए हो तो वहां तो हवा भी नहीं पहुंचेगी। तो हवा कैसे पहुंचेगी? तो इस पार्ट की पहली जिम्मेदारी है कि इसको काम करना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है। क्या? एटमॉस्फेरिक एयर टू कहाँ? एल्वियोलाई। एक काम तो ये, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट करेगा तो जब हवा इस रास्ते से गुजरेगी तो जो भी धूल होगी वो रास्ते में रुक जाएगी और कहाँ नहीं पहुँचेगी? एल्वियोलाई। तो जो एयर आ रही है उसको क्लियर करना या उसको फिल्टर करने की जिम्मेदारी इसी की है। तो दूसरा क्या है? क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। जब हवा इधर से आएगी तो उसको ह्यूमिडिफाई भी करेंगे। बहुत सूखी हवा हो सकती है, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट बनाएंगे तो ह्यूमिडिफाई करेंगे। और क्या करेंगे? मेक एयर टेम्परेचर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारे काम कौन करेगा? और एक्सचेंज कौन करेगा? एल्वियोलाई एंड द एयर डक्ट। पढ़ो जरा एनसीईआरटी से।
अब लंग्स देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि है ट्रेकिया, और ये मान लेते हैं कि है क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये मान लेते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। लंग्स देखते हैं। ये मान लेते हैं कि एक लंग्स है, ठीक। तो होता क्या है, हम लोगों के लंग्स के बाहर, हम लोगों के लंग्स के बाहर डबल लेयर प्लूरा पाई जाती है। क्या? डबल लेयर प्लूरा। देखते हैं, डबल लेयर है तो एक लेयर प्लूरा की हो गई ये, और दूसरी लेयर प्लूरा की हो गई ये। अवर लंग्स एनवेलप्ड बाई डबल लेयर प्लूरा। जैसे कहेंगे डबल लेयर प्लूरा, वैसे हो जाएगा एक बाहर की प्लूरा और एक अंदर की प्लूरा। ये कौन सी होगी? और ये कौन सी होगी? आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के बीच जो जगह है, वो जगह ये दिखाई पड़ रही है, ये, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इसमें हवा नहीं भरी होती है, इसमें भरा होता है क्या? फ्लूइड। और इस फ्लूइड को कहते हैं, कौन सा फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड। तो ऐसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, आवर लंग्स एनवेलप बाई डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। अब समझो इसको, लिखा ऐसे है कि हमारे लंग्स के बाहर दो प्लूरा हैं, एक आउटर प्लूरा, एक इनर प्लूरा। आउटर और इनर प्लूरा के बीच जो जगह है उसका नाम प्लूरल कैविटी है, उसमें एक फ्लूइड है, उसका नाम प्लूरल फ्लूइड है। ये बात खत्म हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखो, हम लोगों के यहाँ लंग्स रखे हैं, तो बाहर तो स्किन है, स्किन के नीचे रिब्स हैं, तो ये थोरेसिक कैविटी है ना, तो यहाँ रिब्स पाई जाएंगे। तो रिब देखते हैं जरा, यहाँ रिब्स पाई जाती हैं, एक रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ये 7 रिब वो होती जो सीधे स्टर्नम से होती, तो 12 पेयर रिब हैं। और रिब के बीच बीच में, रिब के बीच बीच में पाया जाता है इंटरकास्टल मसल। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? रिब। और ये क्या है? इंटरकास्टल मसल। और दोनों को मिला के क्या कहोगे? दोनों को मिला के कहेंगे चेस्ट वाल, या इसी को कहते हैं थोरेसिक लाइनिंग। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्लूरा है वो कहाँ अटैच है, तो ध्यान से देखें, बाहर वाली प्लूरा किससे अटैच है? थोरेसिक लाइनिंग से। और अंदर वाली प्लूरा किससे अटैच है? ये यहां अटैच है, और ये यहां अटैच है। तो आउटर प्लूरा किसके कांटेक्ट में है, या किससे अटैच कर गया है? अटैच विद थोरेसिक लाइनिंग। और इनर प्लूरा किससे अटैच हो गया है? कोई दिक्कत तो नहीं? आउटर प्लूरा फाउंड इन क्लोज कांटेक्ट विद किससे? थोरेसिक लाइनिंग। और इनर प्लूरा इन क्लोज कांटेक्ट विद किससे? लंग्स सरफेस। एक आखिरी सवाल देखो जरा, दो बातें जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं।
लंग्स के अंदर की कैविटी का नाम, लंग्स के अंदर की कैविटी का नाम, लंग्स के अंदर की कैविटी का नाम, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी। कौन सी कैविटी? पल्मोनरी। और लंग्स के बाहर की कैविटी का नाम? अंतर समझ में आया? एक कौन सी कैविटी है और एक कौन सी है? प्लूरल कैविटी। यहां पर भी प्रेशर होता है, यहां पर भी प्रेशर होता है। और कहते क्या है इसको? तो पहले से थोड़ा बहुत याद है, इंट्रा कौन सा प्रेशर? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और जरा यहां देखो, यहां फ्लूइड भरा है, तभी प्रेशर होता है। इसको कहते क्या है? इसे कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। नीट 2016 का पेपर देखिए, ये शब्द आया है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। एक कौन सा प्रेशर होता है? इंट्रा पल्मोनरी। और ये कहाँ होता है? इंट्रा प्लूरल। अंतर क्लियर हो गया दोनों में? ये प्रेशर कहाँ है? ये विद इन लंग्स है, और ये कहाँ है? लंग्स के बाहर है। और दोनों प्रेशर में अंतर है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्लियर हो गया? एक इंट्रा कौन सा है? पल्मोनरी। कहाँ है? और एक कहाँ है? लंग्स के बाहर। कौन सा? इंट्रा प्लूरल। तो दोनों का पर्पज जरा देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि लंग्स है, और ये हो गई क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन है। अब देखिएगा जरा, बताओ आराम से, यहां जो प्रेशर है उसका नाम कौन सा? इंट्रा। और यहां जो प्रेशर है उसका नाम? बहुत क्लियर हो गया है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अंतर देखो जरा क्या है। इसकी वैल्यू -3 mmHg, -3 mmHg होती है। कब? तो जब इंस्पायरेशन करते हैं। अब ये रटेंगे, अभी आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। इसकी वैल्यू होती है +3 mmHg। कब? जब करते हैं एक्सपायरेशन। लेकिन यहां आ जाओ, इसकी वैल्यू -6 mmHg और -2 mmHg, ये होती है इंस्पायरेशन, और ये होती है। तो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है तुम्हें? दोनों में अंतर हम बताएं। एक की वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दोनों होती है, और एक की वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव। इस ऑलवेज नेगेटिव का बेनिफिट नीट 2016 में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि हम लोगों के लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते हैं। कोलैप्स करने का मतलब है कि ये लेयर अंदर की तरफ जाए। कोलैप्स करने का मतलब है ये लेयर अंदर की तरफ जाए, तभी तो कोलैप्स करेगा। और ये लेयर किससे अटैच है बेटा? याद है? ये अंदर वाली प्लूरा से अटैच है।
अगर जब ये लेयर अंदर जाएगी तो ये भी तो अंदर जाने लगेगी, और अगर अंदर जाने लगेगी तो यहाँ का प्रेशर, ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और यहाँ पहले से ही क्या है, निगेटिव है, तो अगर निगेटिव प्रेशर होगा तो क्या अंदर जाने देगा, खींच लेगा। तो निगेटिव प्रेशर प्रिवेंट करता है लंग्स कोलैप्स को, कि निगेटिव प्रेशर पुल कर लेता है किसको, लंग्स के सरफेस पर। और अगर कोलैप्स नहीं करेंगे तो क्या पूरी हवा बाहर निकाल पाएंगे, पूरी हवा निकाल नहीं पाएंगे, तो कुछ ना कुछ हवा अंदर रह जाएगी, क्या कहोगे, रेजिडुअल एयर। तो हमारे फेफड़ों में रेजिडुअल एयर रह जाती है, उसका क्या कारण है, उसका कारण यही है, सम एयर रिमेन इन क्या, लंग्स। और इसको कहते क्या हो, तो देखो ये पूछा गया सवाल है कि हमारे फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं करते हैं, हमारे फेफड़ों में थोड़ी हवा रह जाती है, क्यों, तो कहोगे निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, और ये पुल कर लेता है किसको, लंग्स के सरफेस को। कोई दिक्कत तो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब फिर से पढ़ लो। चलो पूरा अंडरलाइन कर लेते हैं, सब मिल जाएगा बिटिया, परेशान ना हो। वी हैव कितने, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, कहाँ खुलते हैं, अपर लिप के ऊपर, पीछे कहाँ जाते हैं, नेजल चैम्बर, किसके थ्रू, नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर कहाँ खुलता है, फायरिंग्स, फायरिंग्स कॉमन है किसके लिए, फूड और एयर। फायरिंग्स ओपन लिखा है, फायरिंग्स खुलेगा किसके थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू, कहाँ खुलेगा, ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी, इसी नाते कहेंगे क्या, साउंड बॉक्स। ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग स्वालोइंग किसको कवर करोगे, ग्लॉटिस। कौन कवर करेगा, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, नाम क्या है, एपीग्लॉटिस। काम क्या है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ट्रैकिया क्या है, सीधी ट्यूब, कहाँ से फैली है, एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक, फिर डिवाइड करेगी किसके लेवल पर, फिफ्थ थोरेसिक, किसमें, राइट और लेफ्ट, क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, क्या बनाएगा, सेकेंडरी, फिर क्या, टर्सरी, फिर क्या, ब्रांकियोल, और फिर वेरी थिन टर्मिनल ब्रांकियोल। ट्रैकिया कामा प्राइमरी कामा सेकेंडरी कामा टर्सरी कामा इनिशियल, क्लियर है, गड़बड़ नहीं करेंगे। सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ईच टर्मिनल ब्रांकियोल कहाँ से निकलता है, गिव राइज नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर, नाम क्या, एवलाई। देखो टिक करो, ब्रांचिंग नेटवर्क किसका, ब्रांकाई का, ब्रांकियोल का, और किसका, एल्वियोलाई का। ये किसमें पाया जाता है, लंग्स में। हमारे पास कितने लंग्स, दो लंग्स, कवर्ड बाई डबल लेयर प्लूरा विद क्या, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। हाँ ये पॉइंट बताना छूट गए थे, प्लूरल फ्लूइड का फायदा क्या है, तो प्लूरल फ्लूइड का फायदा कि जब लंग्स ऐसे ऐसे फैलेंगे तो सरफेस पर क्या होगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो टिक कर लीजिए, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, थोरेसिक। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है, जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है, लंग्स। कहां से शुरू करो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, और कहां तक जाओ, टर्मिनल ब्रोंकियोल, क्या बनाएगा, जबकि एल्वियोलाई और उसके डक्ट क्या बनाएंगे, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट के क्या क्या काम, तो पहला ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई,
दूसरा क्लियर फॉरेन आर्टिकल, तीसरा ह्यूमिडिफाई, चौथा ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जबकि एक्सचेंज पार्ट का काम साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। बस आज यहाँ तक पढ़ाया है, अगले लेक्चर में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बस।